पर ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि तुम अगर हैकेथॉन जीत गए तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई एक ही बंदा ऐप डेव का है, बाकी सब वेब डेव वाले, तो ऐप डेव वाले के लिए मुश्किल हो जाता है। तो लोग अटक रहे थे तभी गाइड कर रहे थे, पर ऐसा सच वो कोड नहीं करते। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। तो आज है हमारे साथ आदित्य कुलकर्णी, ठीक है। ये फ़िलहाल है जेपी मॉर्गन में प्लेस्ड हो चुके हैं, ठीक है, 4th ईयर में। मैं भी 4th ईयर में हूँ आईटी में, पर मैं प्लेस्ड नहीं हुआ अब तक, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ कि भाई क्या था पूरा प्रोसेस, कि भाई इनिशियल जब आए थे तब क्या चालू किया था प्रिपरेशन करना, फिर कैसे चीज़ें हुई जेपी मॉर्गन के अंदर की क्या, और कैसे प्लीज़ सारी बात करने वाली, ठीक है। तो पहले एकदम शुरू से करते हैं, ठीक है। जब एमएच की सीटी हुई तो एमएच की सीटी में कितने आए थे वगैरह वगैरह। तो MHT में मेरा परसेंटाइल था 99.85, तो मेरी रैंक थी 167। बराबर। तो उस पर मुझे CS तो मिलने वाला नहीं था, तो IT मिल गया। तो मैंने उसमें ले लिया एडमिशन एंड फिर यहाँ पे आ गए और फिर चालू हुआ कोडिंग का जर्नी। कैसे हुआ, क्या चीज़, मतलब कैसे शुरू कैसे हुआ, मतलब अगर जैसे मुझे पता कि अपन स्केट बोर्ड से ही थे, ठीक है। सो स्केट बोर्ड में इतना सिलेबस तो नहीं था कोडिंग का, 11th-12th में थोड़ा होता कोडिंग जो बेसिक्स होता है। तो कैसे शुरू हुआ। हाँ, तो अपने को फर्स्ट ईयर में कोई कोडिंग सब्जेक्ट तो था नहीं। नहीं, हाँ बराबर। C++। हाँ, वो भी सेकेंड सेम में आया था। बराबर, हाँ। तो सेकेंड सेम में मेरा मेनली कोडिंग चालू हुआ। तो पहले तो पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है कि जो C++ लैंग्वेज सिखा रहे या कोई भी लैंग्वेज से तुम शुरू कर रहे हो उसके बेसिक्स तुमको आने चाहिए। मतलब लूप्स हो गए, इफ एल्स कंडीशन हो गए, ये सब बेसिक होता है। तुम लोग को अगर हार्ड प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व करना है, ये बेसिक्स तुमको आने ही पड़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में मेनली यही होता है कि तुम लोग को एक लैंग्वेज का बेसिक्स वगैरह आना चाहिए, फिर थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह भी सीख लो, क्योंकि वो भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट ईयर में तो यही होता है, ये किया मैंने कि मैंने मेरे बेसिक्स कोडिंग के स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। एक C++ लैंग्वेज थी, कॉलेज के करिकुलम में भी वही थी, तो उसी से मैंने चालू किया। एंड पहले पहले तो मैं ऐसे आसान प्रॉब्लम्स लेता था हैकर रैंक वगैरह पे, तो उससे थोड़े लॉजिक बिल्डिंग हो जाता है तुम्हारा थोड़ा बहुत अच्छा खासा। एंड देन कॉलेज के भी असाइनमेंट्स वगैरह करता था मैं। तो फर्स्ट ईयर में तो उतना ही किया मैंने कोडिंग रिलेटेड। बराबर। तो सेकेंड ईयर में चीज़ क्या हुई, मतलब कैसे। फिर सेकेंड ईयर में अपने मेन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आते हैं। एक तो DSA होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हर इंटरव्यू हर ऑनलाइन असेसमेंट में उसके क्वेश्चंस आते ही है। बराबर, हाँ। तो DSA एक तो कॉलेज का सिलेबस थियोरेटिकल होता है, तो एक तो थियोरी भी पता होनी चाहिए क्योंकि वो भी पूछते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में। एंड मेनली तो यही है, मेन तो लीड कोड GFG ये सब पे जाके DSA के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ओके। तो ये होता है। एंड इसके अलावा और भी 2-3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं सेकेंड ईयर में। एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, DBMS, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दो भी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। फिर थर्ड ईयर में क्या चीज़ थी। सेकेंड ईयर के बाद ही कंपनी आ गई थी ना जेपी मॉर्गन के, मतलब कब आई थी ये। हाँ, तो कंपनीज जो आती है JP मॉर्गन, उनका मार्च में शुरू होता है, सेकेंड ईयर के एंडिंग में वो आती है। एंड बाकी की भी जो कंपनीज है वो थर्ड ईयर के स्टार्ट में आना शुरू होती है। सेकेंड ईयर का वेकेशन, थर्ड ईयर का स्टार्ट, ये टाइमलाइन पे मतलब अगस्त में वगैरह आना शुरू होंगी कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए भी। बराबर। तो कैसे था मतलब ऐसा जेपी मॉर्गन का, मतलब। तो JP मॉर्गन में पहले तो एक कोडिंग टेस्ट होता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं एंड टाइम आई थिंक 1 घंटा होता है। तो उनका पहले राउंड का क्राइटेरिया ऐसा होता है, अगर 2 क्वेश्चंस मिला के अगर 20 टेस्ट केस है तो उसमें से तुम्हारे आधे टेस्ट केस पास होने पड़ते हैं, 10 टेस्ट केस। मतलब वो किसी भी तुम 10+0, मतलब एक के 10 के 10 हो गए, दूसरे के 0 हो गए, 9+1 कैसे भी चलता है। तो मेरा तो हो गया था दोनों क्वेश्चन सॉल्व। तो उससे फिर फर्स्ट राउंड में मेरा अगले राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया। तो अगला राउंड था हायर व्यू। तो एक हायर व्यू करके एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे HR टाइप के क्वेश्चंस होते हैं।
तो उसके लिए 2 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, तो 2 मिनट में हमने उसके लिए बोलना होता है, वो भी ऑनलाइन ही होता है। एंड जो अपना रिस्पॉन्स है ना वो रिकॉर्ड हो जाता है, यस सर। और फिर वो अपना रिकॉर्डिंग देखते हैं और उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट करना है कि नहीं करना है। ओके, ये AI इंटरव्यू होता है। हाँ, हाँ yes, मतलब AI एज सच, मतलब कैसे होता है कि 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं तुमको एंड तुम्हारे आंसर्स रिकॉर्ड करते हैं। अभी वो उसका एनालिसिस AI करता है या कोई लोग करते हैं उतना नहीं पता मेरे को। ओके, पर आप खाली बोलना है, उसको है हाँ। नहीं सामने, I guess। कोई होता नहीं है सामने। फिर थर्ड राउंड होता है हैकाथॉन। तो उसमें कैसे किया जाता है, एक 6 जन की टीम बनाई जाती है, अलग अलग कॉलेज के लोग होते हैं एंड JPMC के 2 या 3 एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो तुम्हारे मेंटर होते हैं। बराबर। तो मेंटर का एक तो रोल होता है कि तुम्हारे टीम में कोऑर्डिनेशन करना ताकि सब लोग कंट्रीब्यूट करें, और फिर आइडियाज़ में वगैरह भी वो इनपुट्स देते हैं, अपने सजेशंस देते हैं। पर वो हैकाथॉन में एज सच तुम्हें कोड करके नहीं देंगे, पर हाँ मतलब तुम लोग को अगर जैसे लोगों को गिटहब वगैरह पे पुश करने में एरर्स वगैरह आ रहे थे तो लोग अटक रहे थे, तभी गाइड कर रहे थे। पर ऐसा एज सच वो कोड नहीं करते, और वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि भाई मतलब सिर्फ उसमें टेक्निकल स्किल ही नहीं देखा जाता, वो लोग देखते हैं कि तुम अपने टीममेट्स के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हो, अगर टीममेट्स फंस रहे हैं तो तुम लोग उनकी मदद कर रहे हो क्या। फिर आइडिया जो बनाना होता है उसमें तुम आइडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हो या सिर्फ एग्जीक्यूशन में ही हो, तो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये सब मेंटर्स देखते हैं, और फिर वो उनके हाथ में होता है तुम्हारा सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन। हाँ, मतलब वो देख रहे भाई तुम प्रॉपर कर रहा है हर एक चीज़ में, हाँ। है क्या नहीं इन्वॉल्व। ठीक है। अभी मतलब ऐसा भी होता होगा ना, तो सिलेक्ट हो गया, मतलब इसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, मतलब सिलेक्ट अगर ये अच्छे से गया, कोड फॉरवर्ड जो है हाँ, वो अच्छे से गया, तो इसके बाद आप सिलेक्ट हो सकते हो। मतलब इसके एक बाद क्या तो होगा? क्या होता है, वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है ना वो एक NGO का होता है। बराबर। तो हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए फाइनलिस्ट और विनर भी होते हैं, पर ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि तुम अगर हैकाथॉन जीत गए तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम्हारा सिलेक्शन मेंटर के ही हाथ में होता है। तो इवन दो मैं नहीं जीता था फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, एंड कुछ लोग थे जो फाइनलिस्ट वगैरह बने थे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके। तो तुम्हारा टीम परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, मेंटर्स जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो मेंटर्स डिसाइड करते हैं तुम्हें सिलेक्ट करना है कि नहीं सिलेक्ट करना है। मतलब तुम जीत भी जाओगे फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम अगर नहीं भी जीतोगे पर तुमने कॉन्ट्रीब्यूट अच्छे से किया तो तुम्हें मिल सकता है। हाँ, मतलब तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पे, जीतना ना जीतने पे नहीं। बराबर। अगर जीते तो वो लोग आईपैड देते। ओके। तो प्रीत है ना CS में से, तो वो जीता था, तो प्रीत उसको जैन। नहीं, प्रीत कनाडिया। ओके। हाँ। तो उसको आईपैड मिला था। पर वो सिलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट हुआ ना? सिलेक्ट भी हो गया होगा। हाँ। हाँ। अभी मतलब ये मुझे बताओ, ठीक है, जो ये सब आ रही कभी ये फर्स्ट ईयर वालों के, वैसे अब मेरे कैंप पे मुझे ऐसा कोई मतलब क्या बोलते हैं पता, मेरे को पूरा पाथ क्लियर नहीं था कि भाई मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, ज़रा भी क्लियर नहीं था। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं ठीक है। पर अभी जो ये आ रहा है इनको तो क्या बोला कि भाई तुम ऐसे पाथ फॉलो करो, ठीक है, मतलब ये चीज़ फॉलो करोगे ना प्रॉपरली, ठीक है, और ऐसा बिहेवियर रखोगे तुम्हारा, भले वो कंसिस्टेंसी में हो ऐसे हो, तो तुम्हारा ना एक अच्छी जो MNC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो पहले तो फर्स्ट ईयर में एक लैंग्वेज आपको अच्छे से बेसिक्स वगैरह के साथ आनी ज़रूरी है। तो C++ या कोई और भी अगर तुम्हें पकड़नी है तो पकड़ सकते हो। उसके एक तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो लूप्स, कंडीशनल्स, ये सब बाद में भी आपको जब भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर वगैरह भी यूज़ करोगे तो भी ये सब तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आने ही वाला है। तो एक तो बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। फिर एकेडमिक्स में कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फिर DBMS बहुत पूछते, तो इसमें SQL क्वेरीज भी तुम लोग को आने चाहिए। फिर OS भी पूछा जाता है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स के भी होते हैं क्वेश्चंस। तो ये एकेडमिकली ये सब इम्पॉर्टेंट है। और इनके कुछ रिसोर्सेज है, मतलब कहाँ से तूने किया था मेनली, कहाँ से पढ़ रहा था ऐसे? तो सेमिस्टर की पढ़ाई के लिए तो टेक्स्ट बुक ही, पर इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू बिट करके एक साइट है। तो उसमें इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते। तो हाँ। इंटरव्यू बिट एक अच्छा है। तो वहाँ से भी पढ़। और फिर कोडिंग, तो कोडिंग पर्सपेक्टिव से एक तो
डीएसए होता है और एक डेवलपमेंट होता है, दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जैसे मॉर्गन स्टैनली जेपीएमसी हैकेथॉन लेती है तो उसमें तुम लोग को डेवलपमेंट आना ज़रूरी होता है। अभी कुछ कंपनीज सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यूज लेती है तो उसमें शायद डीएसए करके तुम्हारा हो सकता है, पर फिर भी उसमें भी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे सवाल पूछते हैं तो डेवलपमेंट भी तुम्हें दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो पहले अगर फर्स्ट ईयर में तुम्हारा बेस एकदम अच्छे से क्लियर है तो सेकेंड ईयर में तुम लोग डीएसए और डेवलपमेंट दोनों चालू कर सकते हो। तो डीएसए में तो क्वेश्चन सॉल्विंग है, एक तो लीड कोड जीएफजीएसए प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर सो तू कंसिस्टेंटली करता था क्वेश्चन कि भाई रोज एक क्वेश्चन करना ही करना है कि कितने कर मैं ऐसे होता है ना कि भाई दिन में इतना करना है, उसका क्या होता है ऐसे देख मेरे को पता है भाई तू एकदम भाई कंसिस्टेंट बंदा है, मतलब आया कॉलेज से रोज आएगा भाई ऐसे। तो ऐसा क्या था मतलब दिन का मतलब इतना क्वेश्चंस करने मेरे को दिन के ऐसे? हाँ, मैं सेकेंड ईयर में तो कंसिस्टेंटली करता था डीएसए। फिर मैं छुट्टी वगैरह होती थी तभी मैं कितने क्वेश्चंस थे दिन कैसे होता ना कुछ टारगेट था कि ऐसे मतलब जस्ट हाँ आज नहीं मतलब एक तो करता था, मैं एक आध तो करता था एंड फिर छुट्टी वगैरह में टाइम होता था तभी मैं ज्यादा करता था। कितने मतलब अगर नंबर बोले अगर मतलब इनको अगर नंबर चाहिए ठीक है कितने कि अगर हम ये इतने करें तो सही है? आई थिंक डिफिकल्टी पे भी मैटर करता है। अगर इजी मीडियम कर रहे हो तो दिन में 3-4 ठीक है, अगर हार्ड कर रहे हो तो टाइम काफ़ी लगता है। और मतलब एक तो कॉन्टेस्ट देना भी अच्छा होता है क्योंकि फिर उसमें टाइम बाउंड होता है वो कॉन्टेस्ट एंड उससे तुम्हारा रैंक भी तुम्हें पता चलता है क्योंकि बाकी लोग भी दे रहे होते हैं कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट देना भी इम्पोर्टेंट है। और फिर डेवलपमेंट में कोई भी आप डोमेन चूज कर सकते हो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वेब डेवलपमेंट, ऐप, एमएल या ब्लॉकचेन, तो ये सब ऐसे रफली डोमेन्स है। अभी और भी होते हैं साइबर सेक वगैरह, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी चुन सकते हो। अभी जेपीएमसी कोड फॉर गुड का कैसा होता है पता है क्या? मोस्टली सब लोग ने वेब डेव किया होता है तो जनरली उसमें वेब डेव प्रोजेक्ट्स कॉमन है। तो मेरा डोमेन वेब डेवलपमेंट था तो इसलिए मेरे लिए अच्छा हो गया क्योंकि सब लोग का वही था। तो हम लोग प्रोजेक्ट में कर पाए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई एक ही बंदा ऐप डेव का है बाकी सब वेब डेव वाले, तो ऐप डेव वाले के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसने वेब डेवलपमेंट सीखा नहीं है पर फिर भी उसको बाकी टीम वो कर रही है इसलिए उसको करना पड़ता है। मैं किसी ऐप फिर वो ऐप में करेगा कुछ ना कुछ साथ में सब हाँ, क्योंकि टीम में जो ज़्यादा लोग को जो आता है वही किया जाता है। ठीक है, मतलब ये एक ओवरऑल हो गया कि मतलब कैसे करना। सो मतलब ये कोडिंग का मुझे बताया थोड़ा सा कि मतलब कंसिस्टेंट अगर मतलब क्या होता है ना जब देख मैं किसी को देखूँगा अगर किसी को कोडिंग में थोड़ा नहीं है ठीक है, लॉजिक नहीं है, सो वो क्या होता है कंसिस्टेंट इनिशियल नहीं हो पाते ये, तो फिर वो कैसे करने? समझो मैं क्वेश्चन पे हूँ अटक गया तो इसके लिए कुछ? हाँ, तो अगर अटक गए तो एक तो वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, पर फिर अगर तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना वीडियो देख के तो ना उस लीड कोड वगैरह में ना उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस ट्राई करो और उसमें ट्राई करो कि वीडियो ना देखो, मतलब लॉजिक सिमिलर होता है पर थोड़ा कुछ चेंजेस होता है। तो ऐसा तुम जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे ना वीडियो के, मतलब एक बार तुमने वीडियो देख लिया चलो, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस तुम वीडियो ना देखे हुए तुम लोग लॉजिक से सोचते हो और करते हो, तब जाके वो लॉजिक तुम्हारे मन में बैठता है। एक्चुअली हाँ सही है। पर अगर मतलब मैं एक बोलूँ कि देख जैसे ट्राई करते हैं हम ठीक है, सो कितना टाइम तू देता था कि भाई इतना टाइम दूंगा कि अगर इतने टाइम में नहीं हुआ तो भाई मैं वीडियो देखूंगा, मतलब समझ रहा ऐसा होता है ना उसके भाई, क्योंकि पूरे दिन तो बैठ नहीं सकते भाई। हाँ। और अगर बैठेंगे तो दिमाग खराब होगा फिर छोड़ ही देखे। तो कितना टाइम मतलब ऐसे बोलने का मतलब कितना ट्राई करना चाहिए? आई थिंक 15, 20, 25 मिनट तक मैक्स टू मैक्स अपन ने ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन। फिर अगर नहीं हुआ तो हिंट वगैरह ले लेना चाहिए। ओके, अब थोड़ा जी प्लीज़ इस पर आता। वेल इन्होंने भाई जेपी में इंटर्नशिप ऐसे होता है क्या? जेपी मॉर्गन पहले प्ले फॉरवर्ड किया फिर इंटर्नशिप मिलती है फिर उसके बाद प्लेसमेंट होता है, ऐसा होता है समथिंग? मतलब इंटर्नशिप अगर की तुमने तो तुम्हें पीपीओ मिल सकता है। ओके हाँ। पर तुम लोग डायरेक्टली भी हायर हो सकते हो, मतलब हायरिंग के लिए भी आई थी ये बार जेपीएमसी, ये बार किसी को सिलेक्ट नहीं किया उन्होंने, पर आई तो थी कंपनी, तो डायरेक्टली हायर भी करते हैं वो। मुझे थोड़ा सा इससे बता इंटर्नशिप क्या चीज़ थी, कैसा था? तो इंटर्नशिप तो अपना कॉलेज 2 महीने के लिए अलाउ करता है। 6 महीने का इंटर्नशिप अपने इसमें होता नहीं।
तो समर में जून से लेके आई थिंक 10 जून से स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लेके 2 अगस्त तक था। तो 8 वीक का इंटर्नशिप था। मेरा मुंबई में ही था, तो मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद 3 लोकेशन होते, तो वो लोग प्रेफरेंस पूछते, तो जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है। तो अभी मैंने मुंबई दिया क्योंकि मैं मुंबई का ही हूँ। तो अगर बैंगलोर वगैरह दिया तो मेस का खर्चा, रेंट का खर्चा, वो सब पड़ता है। तो यहाँ पे ही मैं रह के, एंड उन लोग का बस सर्विस वगैरह भी होता है फ्री में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी नहीं पड़ता तुमको। सो बस सर्विस कैसा होता है, घर से लेके जाता है कि कहाँ पे एक लोकेशन देता है कि यहाँ पे नहीं, उनके स्टॉप होते हैं, तो उनका एक ऐप होता है, तो उसमें तुमको स्टॉप दिख जाते हैं। तो जो नियरेस्ट स्टॉप है वहाँ पे तुमने चले जाना है, और फिर वहाँ से बस लेती है और ऑफिस तक पहुँचा देती है। फिर क्या था, एनवायरनमेंट कैसा था, क्या था? तो वही में था ना। हाँ, तो एक तो बिजनेस कैजुअल से, तो मतलब ऐसा कॉलर वाला शर्ट वगैरह लगता है, पर ऐसा एकदम ही फॉर्मल्स भी नहीं होता। ओके। तो ड्रेस कोड बिजनेस कैजुअल से, एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल है वर्क एनवायरनमेंट। मतलब मेरी टीम ऐसी थी कि ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि तुम पूरा टाइम ऑफिस में ही बैठो। एक तो जेपीएमसी का कैसा होता है कि हाइब्रिड मॉडल है, तो तुम 1-2 दिन वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। और वर्किंग आवर्स भी फ्लेक्सिबल ही होते हैं कि तुम्हें अगर थोड़ा टाइम ऑफिस में बैठ के अगर बाद में ट्रैफिक हो रहा है तो 5-6 बजे निकल के फिर घर से भी लॉग इन कर सकते हो। तो मतलब काम देखते हैं तुम्हारा, ऐसा कुछ इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं है कि भाई 11 से 8 तक बैठना ही है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, मतलब ये अच्छी बात है कि मतलब हाँ, ये एमएनसीज में ये होता है कि मतलब तुम कभी भी आराम से कुछ भी कर सकते हो। हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देते हो, अगर तुम्हें देंगे नहीं ना फ्लेक्सिबिलिटी, तुम भाग जाओगे। ये भी बात है। हाँ ठीक है। और मतलब कैसा था, मतलब कलीग्स कैसे थे, फिर क्या मज़ा, क्या मतलब उसमें ऐसे कुछ होता है ना कि भाई अनलिमिटेड फूड वगैरह ऐसा कुछ था गूगल के, ऐसे कुछ होता है जैसे? नहीं, गूगल में होता है वो फ्री फूड, जेपीएमसी में फ्री फूड नहीं होता, कम प्राइस होती है। पर हाँ, मतलब पे तो करना पड़ता है। सिर्फ चाय कॉफ़ी फ्री मिलती है, चाय कॉफ़ी पानी वो फ्री मिलता है। बाकी कलीग्स का बताओ तो मेरे टीम में मैं इकलौता इंटर्न था, बाकी सारे तो सीनियर्स ही थे। तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, मतलब इंटर्न था फिर भी लोग सपोर्टिव थे, एंड इंक्लूड वगैरह करते थे। मतलब टीम खाना खाने जाती थी तभी वो मुझे भी साथ में लेके जाते थे, तो इंक्लूसिव था एनवायरनमेंट। सो ये खाना खाने जाते थे, मतलब कैसे होता है कि हर हफ्ते जाते हैं बाहर खाना, या ऐसे कैसे होता नहीं, कैंटीन में ही जाते हैं, लाइक मोस्टली लोग टिफिन ही लेके आते हैं। ओके। कुछ लोग, हाँ, तो कुछ लोग कभी कभी कैंटीन से वगैरह लेते हैं खाना। नहीं, ऐसे होते हैं ना कुछ पार्टीज होती हैं साथ में बाहर जाएगी, साथ में जब इंटर्न्स होते हैं नए नए उनको साथ में लेके आता है, ऐसा कुछ हुआ था? मतलब एक एचआर के टीम ने हमारे लिए लास्ट में एक दिन स्नैक्स ऑर्गेनाइज किया था और एक दिन लंच ऑर्गेनाइज किया था, तो वो भी जेपीएमसी के कैंटीन में ही था। अच्छा, मुझे ये वर्किंग आवर्स प्रॉपर का पता कि मतलब कैसा है कि हफ्ते में इतने दिन ऐसा होता है ना कुछ कि मतलब हाँ इतना तो आना है कम से कम ऑफिस, ऐसा कुछ होता है ना? तो जेपीएमसी का हाइब्रिड मॉडल है, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 60% इन ऑफिस तुम आओ, मतलब 5 में से 3 दिन तो ऑफिस आना है तुमको, तो वैसा होता है। एंड वर्किंग आवर्स मतलब टाइम हर टीम का अलग होता है। जनरली मैंने देखा है 11 to 8 वगैरह होते हैं वर्किंग आवर्स, पर उसमें भी आई थिंक वो टीम स्पेसिफिक है। मतलब कुछ टीम्स ऐसे थे, मेरे कुछ को इंटर्न्स थे, उनको स्ट्रिक्ट था कि भाई 11 से 8 बजे तक बैठना ही है, पर मेरे टीम में वैसा कुछ नहीं था। तो मेरे टीम में टीम कौन सी थी तेरी? मेरा था रिकॉन्सिलिएशन करके एक टीम थी। तो एक बिजनेस लाइफ साइकिल में एक प्रोसेस आता है, पोस्ट ट्रेड टेक्नोलॉजी है, रिकॉन्सिलिएशन करके, तो उसमें मैं था। मतलब कुछ बताएगा इसके बारे में, क्या चीज़ है ये? मतलब मैं वो समझा नहीं, रिकाउंसिलेशन क्या? तो मतलब स्टॉक्स का वगैरह जब ट्रेडिंग वगैरह पूरा हो जाता है ना, तो रिकॉन्सिलिएशन एक प्रोसेस होता है। उसमें मतलब अगर मैंने तेरे से एक स्टॉक खरीदा है तो मेरे अकाउंट में से पैसा कम होना चाहिए और तेरे अकाउंट में पैसा वो आ जाना चाहिए। तो मेरी टीम ये इंश्योर करती है कि ये चीज़ मेरे अकाउंट में से पैसा जाए और तेरे इसमें पहुंच जाए, तो ये इंश्योर करना मेरे टीम का काम था। मतलब मेनली जेपी मॉर्गन जो है वो स्टॉक्स वाले में ही सेक्शन में क्या? मतलब वो बैंक है एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब वो लोग का एक तो एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट होता है। मतलब वो लोग के लाइंस ऑफ बिजनेस है, एक तो एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट है, मतलब
जो सुपर रिच इंडिविजुअल्स होते हैं उनके वेल्थ को मैनेज करते हैं वो। फिर मैं जिसमें था, मैं था CIB में, कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और फिर एक तीसरा होता है CCB, तो वो कंज्यूमर एंड कॉरपोरेट बैंकिंग है, ऐसा कुछ तो होता है उसका फुल फॉर्म। तो मतलब इसमें अभी ये जो बैंकिंग है, बताओ स्टॉक्स भी करता है कि चीज़, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे कि मतलब भाई तुम स्टॉक्स में नहीं डाल सकते पैसे, क्योंकि प्रियांशु कुछ तो बोल रहा था कि ऐसा है कि हमारे यहाँ पे हम स्टॉक्स नहीं ले सकते या स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा कुछ तो है। मतलब इंटर्न्स तो शायद कुछ भी नहीं कर सकते। आई थिंक फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ऐसा होता, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट हाँ कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि तो तुम नहीं कर सकते। उधर जाके क्या होगा पता नहीं पता है भाई, कंसिस्टेंट बंदा तो है वो, मतलब मैं था पर मेरी हालत थोड़ी ठीक है वो है, पर नहीं ये है। सो ये जो है ना भाई, मतलब कभी भी भाई लेक्चर्स हुए प्रेजेंट रहना है भाई, नोट्स बनाने हैं, भले कैसा भी लेक्चर हो नोट्स बनाने प्रॉपरली, पढ़ाई करनी है भाई। कितने पॉइंटर अभी तेरे एवरेज? 9.66। हाँ, सो ये जो है ये IT का टॉपर है, ठीक है। टेक्सटाइल का जो था उसकी वीडियो बन चुकी है, ठीक है। सो मतलब हाँ होता है ना भाई, अनबिकेबल बच्चे भाई, ये तो भाई तुम इनको हरा के दिखा दो एक सेम में। अनबीटेबल तो कुछ नहीं होता। हाँ, अनबीटेबल कोई नहीं मतलब हाँ अनबिकेबल तो नहीं, पर हाँ मुश्किल थोड़ा सा, ठीक है। अब बता भाई कैसा फील हो रहा है भाई तुम्हें, अब शांति है तुम्हें थोड़ी सी? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। मतलब VJTI में आते हो तो डेफिनेटली सोच के आते हो कि भाई अच्छा प्लेसमेंट, मतलब यहाँ का प्लेसमेंट CSIT के लिए अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। तो तुम्हारा भी हर एक बंदा ट्राई करता है कि भाई अच्छा से अच्छा प्लेसमेंट लेके जाए एंड जल्दी प्लेस हो जाए, ताकि फिर बाद में टेंशन नहीं होता। मैं कहूँगा पता नहीं मुझे। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी मुझे एक बताना, ठीक है, ये जो पैकेज मिला, ठीक है, अभी हाँ मुझे ये थोड़ा सा एक से, हाँ ये चीज़ भी तुम थोड़ा सा सुन लो, समझ तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी कैसा होता है VJTI में, ऐसा होता है कि इफ़ यू गेट प्लेस्ड इन एक कंपनी की, कोई भी कंपनी में तुम प्लेस हो गए, फिर TPO क्या करता है कि अगले कंपनी में तुम प्लेस, और कोई कंपनी है ठीक है वो रेंज में, तो आप उधर नहीं कर सकते अप्लाई, ये कैसा कुछ होता है। तो ये चीज़ क्या है फिर, मतलब थोड़ा सा। हाँ, तो बेसिकली अपने कॉलेज के 3 कैटेगरीज है, नॉन ड्रीम, ड्रीम और सुपर ड्रीम। तो उसके जो अमाउंट्स है, प्राइस है, वो हर साल के सिचुएशन के हिसाब से डिफर करता है। बराबर, हाँ। तो ये बार कैसा है, 18 से 40 जो है वो ड्रीम है। तो अभी मैं ड्रीम इसमें आता आ हूँ। गया, ओके। हाँ। तो अभी मैं सिर्फ सुपर ड्रीम में बैठ सकता हूँ। मतलब अगर कोई कंपनी है जो 40 लाख के ऊपर दे रही तो ही मैं बैठ सकता हूँ, वरना मैं नहीं बैठ सकता। तो ऐप से ही मतलब उन्होंने बंद कर दिया, फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते अभी? हाँ, तो अभी कहीं पे भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो फुल शांति। हाँ, तो अगर ड्रीम नहीं है तुम्हारा तो कैसा होता है, ये लोग ने ये साल 8 लाख का क्राइटेरिया रखा है। मतलब अगर तुम्हें अगर 8 लाख की प्लेसमेंट लगी, तुम 16 तक नहीं बैठ सकते, 16 के ऊपर बैठ सकते। ओके। तो ऐसा, मतलब वो क्राइटेरिया तो हर कॉलेज का अलग होता है एंड हर साल चेंज होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो अभी मार्केट सिचुएशन खराब है, तो ये बार थोड़े स्ट्रिक्टर क्राइटेरियाज है। तो जैसे पिछले साल भी स्टार्ट तो उन लोग का ड्रीम का 20 से हुआ था, पर ये साल थोड़ा ख़राब था तो 18 था। तो मतलब पिछले साल भी 20 का 18 किया था, क्योंकि फिर ख़राब हुआ था। रिसेशन चल रहे थे, हाँ। तो मतलब कॉलेज का तो यही मोटिव होता है कि हर एक बंदे को ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाए। तो वो लोग क्राइटेरिया भी उसी हिसाब से रखते हैं ताकि हर एक का प्लेसमेंट हो जाए। 100% प्लेसमेंट चाहिए भाई सबको। ठीक है, तो और कुछ तुझे बताना है इन्हें, जैसे आखिरी लास्ट टिप फ्रॉम आदित्य जी? हाँ, तो डेफिनेटली आई मीन अगर कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एक तो पहले बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर बेसिक्स तुम भूल जाओ तो आगे का कुछ पढ़ने का पॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक्स सीख लो। फिर मेरे हिसाब से तो सेकेंड ईयर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं DSA, DBMS, OS, ये इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो SY सबसे इम्पोर्टेंट है, SY के सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड फिर पॉइंटर वगैरह भी ट्राई करो मेंटेन करने का, क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम कंपनी 7 वगैरह रखती है, पर JPMC 8.5 रखती है। अपने यहाँ पे 8.5 था? 8 मतलब अपने टाइम पे 7 था, ये साल वो लोग ने 8.5 कर दिया। ओके। तो अगर
तुम्हारा पॉइंटर कम है तो तुम ऐसे कंपनीज में बैठ ही नहीं पाओगे, तो फिर तुम्हारा अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। तो ट्राई करो कि ठीक ठाक पॉइंटर मेंटेन करो, एकदम 9 वगैरह भी मतलब कर सकते हो तो करो, बट ऐसा एटलीस्ट 8 वगैरह तो 8 के ऊपर तो रखने का ट्राई करो। एक्चुअली हाँ, वरना पहले ही बाहर निकल जाओगे, कहाँ ही अप्लाई करोगे। हाँ, एंड कभी कभी ऐसा भी हुआ था अपने इंटर्नशिप के टाइम, ऐसा भी हुआ था कि कुछ कंपनीज ने पॉइंटर देख के शॉर्टलिस्ट बना दिया था। तो आई थिंक मॉन्डेलेस का वैसा था, मॉन्डेलेस का वैसा था आई उसका थिंक, इंटरव्यू नहीं हुआ था ना, मतलब जीडी हुआ था पर उसका जो शॉर्टलिस्ट निकला था वो पॉइंटर के बेसिस पे निकला था। तो ऐसे जब होता है तब कुछ लोग होते हैं जो कि टेक्निकली अच्छे होते हैं पर पॉइंटर नहीं होता, तो फिर ऐसे लोगों का फिर अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाता है। फिर घूमना पड़ता है बाहर भाई। हाँ, फिर पॉइंटर भी विराज मेंटेन भाई। करो एंड देन डीएसए और डेवलपमेंट के बीच में थोड़ा सा बैलेंस रखना है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ कंपनीज हैकेथॉन लेती है, कुछ कंपनीज तो इंटरव्यू लेती है पर उसमें भी प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में पूछते हैं। तो डीएसए और डेवलपमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रोजेक्ट बताना चाहेगा तेरे जो रेज्यूमे में थे कि मतलब तेरा रेज्यूमे भेजना, मैं इधर लगा दूंगा कि ये हाँ, resume, तो okay। रेज्यूमे में मतलब एसवाई में तो मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा था। तो पहले तो मेरे इंटर्नशिप के टाइम मेरे वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, फिर थर्ड ईयर में मैंने जाके ब्लॉकचेन सीखा था। तो मैंने फिर एक आध दो मतलब मैं चेंज करता हूँ कंपनी, अगर ना ऐसे मेरा 1-2 ML का प्रोजेक्ट्स है, 1-2 ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स है और फिर वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है। तो मैं चेंज करता हूँ रेज्यूमे, अगर ऐसा कोई कंपनी ML रोल के लिए आ रही है तो फिर मैं ML वाले प्रोजेक्ट्स डालता हूँ, अगर डेवलपमेंट वाले रोल के लिए आ रही है तो फिर 2 वेब डेव 1 ब्लॉकचेन। तो मैं ऐसा थोड़ा वेरी करता हूँ, प्रोजेक्ट्स वेरी करता हूँ, बाकी रेज्यूमे तो सेम रखता हूँ। मतलब हाँ, जैसे कंपनी आ रही है वैसे तुम्हारा रेज्यूमे होना चाहिए, वरना शॉर्टलिस्ट होना मुश्किल है। ठीक है, और मुझे कुछ पूछना, हाँ एक चीज़ बताना, ठीक है आखिरी चीज़, ट्यूटोरियल्स देखने चाहिए यूट्यूब के वीडियो के, या फिर तुम्हें क्या बोलते हैं जो ये होती है रीडिंग हैबिट रखनी चाहिए? मतलब एकेडमिक्स के लिए अगर तू पूछ रहा है, सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए तो बुक्स ही बेटर होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स भी बुक यूज़ करते हैं, तो प्रोफेसर उसमें से क्वेश्चन डालने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एकेडमिक्स अगर मतलब एकेडमिक्स के लिए तो बुक्स ही फॉलो करता था मैं। फिर बाकी अगर कोडिंग वगैरह में तुम अटक रहे हो तो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि फिर वीडियोस में भी अच्छे से एक्सप्लेन वगैरह करते हैं। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम पूरी तरह से वीडियो पे डिपेंडेंट हो। अगर मैंने इस प्रॉब्लम का वीडियो देखा है तो फिर इसका कोई तो सिमिलर प्रॉब्लम जिसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया हो वो तुम्हें विदाउट वीडियो सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि तुमने अगर एक अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व किया है, 3-4 महीने के बाद तुम भूल जाते हो। बराबर। तो प्रॉब्लम्स जो तुमने सॉल्व किए वो रीसॉल्व करना भी ज़रूरी है। तो अगर तुमको लग रहा है कि भाई ये कोई अलग लॉजिक है, तो लीड कोड पे वगैरह ना तुम प्रॉब्लम को स्टार करके रख सकते हो, तो फिर स्टार्ड प्रॉब्लम्स को तुम फिर से रिवाइज कर सकते हो। ओके, हाँ ये चीज़ हाँ अच्छी है। मतलब अकाउंट बना लो भाई, फर्स्ट ईयर में आ रहा हो वैसे ही बना लो सब जगह अकाउंट, जो बोला ठीक है। तो और कुछ तुझे बोलना है क्या? नहीं, डन अभी। ठीक है हाँ, और मुझे कुछ, ठीक है वेल इंस्टा पे तो ये है नहीं, ठीक है इन्होंने इंस्टा पे नहीं, हाँ अकाउंट ही नहीं बनाया भाई, एक डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। फिर लिंक्डइन पे है, हाँ लिंक्डइन पे हूँ ज़रूर, ठीक है। तो लिंक्डइन तुम्हें नीचे मिल जाएगा, तो फॉलो करना, ठीक है मेरा भी मिल जाएगा। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो, वैसे तो देख मैंने सोचा था एक्चुअली, पता है मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा कोडिंग के ऊपर। हाँ। तो मैंने बोला भाई ये बात मेरे बस की थोड़े बाहर है, मतलब हाँ मतलब मैं कर सकता हूँ पर मैं इतना अच्छे से बता नहीं सकता जितना भाई ये बता सकते, ठीक है क्योंकि इन्होंने भाई जॉब ले ली है, ठीक है। तो डन, अभी मैं बंद करता हूँ। वेल तुम्हें जो भी बताया ना, ठीक है अगर नहीं समझ में आ रहा एक बार वापस देख लेना वीडियो, तो प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करना चीज़ों को, ठीक है, तो और क्लियर होगा। क्योंकि अगर नोट डाउन नहीं करोगे जो बोला इन्होंने तो वो सब वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब तुमने जो भी देखा मतलब फालतू है, ठीक है वो सब चीज़ कुछ काम का नहीं आएगा। तो लिख लेना जो चीज़ है वो। और क्या बोलना मुझे आखिरी, कुछ दिक्कत आ रही हो ठीक है तो कमेंट करना मुझे, या फिर इन्हें लिंक्डइन पे, तो रिप्लाई प्रोबेबली मिल जाएगा, ठीक है अगर फ्री हुआ तो। और ठीक है फाइन, अभी बंद करता हूँ, बहुत बकवास हो गई। ठीक है डन, चलो भाई ऑल द बेस्ट, आपको भी ऑल द बेस्ट, और मीत आपको भी ऑल द बेस्ट। आपका भी अच्छा जॉब लग जाए होपफुली, लग जाए होपफुली, ठीक है। तो
सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। चलो कितने मिनट की बनी देखी।